नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने प्यारे चैनल एग्जाम हैप्पी में। मित्रों, आज मैं आपके लिए आपके जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के सबसे कठिन सब्जेक्ट जिसको आप मानते हैं वह हमें लगता है कि वह है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसको हिंदी में आप कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो फ्रेंड्स, यह जो पढ़ाई है वह केवल आपके शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए ही होते हैं, अन्य किसी के लिए यह उपयोग में नहीं आते हैं। तो आप यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप भी बीएड, डीएलएड या कोई अन्य कोर्स कर लिए हैं, तो आपको यह प्रश्न पत्र जानना बहुत ही आवश्यक होता है और यह आप प्रारंभ से नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपको यह भारी लगता है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे आकर के जब शिक्षक की तैयारी कर लेते हैं, जब कोर्स कर लेते हैं, तो उसमें यह चीज शामिल होती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यहाँ सीटेट के अंतर्गत या किसी भी राज्य के अंतर्गत जो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होगी उसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके 30 प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स। तो ये 30 प्रश्न को हल करने के लिए आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को लेकर के मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, आप उसको बारीकी से पढ़ेंगे और मैं उस पर डिस्कस करके आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। और आप अगर इस तरह का प्रश्न का 10 प्रैक्टिस सेट बना लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो आप वादा विश्वास मान लीजिए कि आपको बाल विकास शिक्षा शास्त्र में जो 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर आते हैं वो आपके जो है 24 और 25 में बदल जाएंगे। तो जब जैसे ही आपका 24-25 में बदलेगा तो आपके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो यदि आपको भी रिजल्ट लाना है तो आप अपने चैनल एग्जाम हैप्पी के साथ जुड़िए और मैं आपको सारी इसी तरह की परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लेकर के आपके बीच उपस्थित हूंगा और आपको मैं एकदम विधिवत यहाँ पे बताऊंगा, जिससे आपकी मेमोरी जो है वो खुल जाएगी। तो आप अवश्य ही एक बार पढ़े। चलिए चलते हैं प्रश्न की और क्या कुछ कह रहा है। देखिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र को बनाने के बाद आप भी जैसे कभी भी यदि आप शिक्षक लाइन से जुड़े हैं तो आप भी अपने बच्चों का एग्जाम लेते हैं, उसमें प्रश्न बनाते हैं। कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, कुछ प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं, कुछ प्रश्न दीर्घ उत्तरीय होते हैं और कुछ प्रश्न जो होते हैं रिक्त स्थान होते हैं। इस तरह से आप प्रश्न बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक शिक्षक जो है प्रश्न पत्र को बनाने के बाद, प्रश्न पत्र को बना लिया है और उसके बाद जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों, परीक्षण के जो परीक्षा का परीक्षण होता है, परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो वह जो शिक्षक है आपको बताना है कि प्रश्न पत्र बनाने के बाद भी वह चिंतित है, इसका कारण क्या है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, वह चिंता का कारण क्या है। तो एक प्रश्न पत्र सही माना जाता है वह क्या होता है, तो वह वैध भी होना चाहिए, ठीक है। वह उसकी विश्वसनीयता भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, सारे तरह के उपकरण मिले हुए रहने चाहिए। तो होना क्या चाहिए, वह क्यों चिंतित है। तो जैसे आप प्रश्न जब बना लेंगे ना तो आप भी चिंता कीजिएगा। क्या कारण है कि उस प्रश्न में जो हमारे परीक्षण के नियम है, उस नियम के उस शर्त को मैं पूरा कर रहा हूं कि नहीं, उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि नहीं, वह जो विशिष्ट उद्देश्य की आवश्यकता है वो पूरा कर रहा है कि नहीं, उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमने दिया कि नहीं, लघु उत्तरीय प्रश्न दिया कि नहीं, 2-4 शब्द वाले प्रश्न दिया कि नहीं। तो शिक्षक इसलिए चिंतित होता है कि मैंने उसमें जो विशिष्ट उद्देश्य का, जो रेमंड के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य थे, उसकी पूर्ति वह मेरा प्रश्न पत्र कर रहा है कि नहीं, इसलिए शिक्षक चिंतित होते हैं। आप भी शिक्षक हैं तो आप इसलिए चिंतित होते हैं। तो उसमें सारे चीजों का संपूर्ण विषय वस्तु जो आपने एक सिलेबस के अंतर्गत पढ़ाया, अगर हो सकता है कि आप सेमेस्टिव एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें, या असेस्टिव एग्जाम ले रहे हैं तो उसमें आप अगर 5 पार्ट पढ़ाए हैं तो 5 पार्ट से कुछ प्रश्न है या नहीं, किसी से ऑब्जेक्टिव है कि नहीं, किसी से सब्जेक्टिव है कि नहीं, किसी से यहाँ पे जो है शॉर्ट टर्म है कि नहीं। तो ये सारे प्रश्नों को जब आप बनाते हैं ना तो आप भी चिंतित हो जाते हैं कि कोई पार्ट छूट रहे हैं या नहीं छूट रहे। तो शिक्षक यहाँ इस प्रश्न में क्यों चिंतित है, आपसे ये बात पूछी जा रही है। तो आप बताइए क्यों चिंतित है। तो शिक्षक इसलिए चिंतित है कि वह संपूर्ण विषय वस्तु को उस प्रश्न पत्र में शामिल किया है या नहीं किया है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है इसमें। वैधता, तो आप जान जाइए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं उसकी शर्त है कि वह प्रश्न पत्र वैध होने चाहिए। ये तो आपको प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता ही है, आपकी वैधता होनी चाहिए, प्रश्नों के प्रकार भी होने चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये सारे चीज रहेंगे तभी आपका एक प्रश्न पत्र सही माना जाता है। लेकिन शिक्षक तो तैयार करेगा तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखता है, लेकिन
वह चिंतित क्यों था? तो वह चिंतित इसलिए होता है कि हम तो जान रहे हैं कि भाई वैध भी होना चाहिए, प्रश्नों का सभी प्रकार उसमें देना है, हमें विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, जिसको उसकी विश्वसनीयता न भंग हो, किसी को न बताया जाए। लेकिन वह चिंतित होता है तो वह इसको लेकर के संपूर्ण विषय वस्तु हमने उसमें शामिल किया है या नहीं किया है, ना तो इस तरह का प्रश्न, इस तरह का प्रश्न, इस तरह प्रश्न डाल देता है। लेकिन फिर वह चिंतित होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु जितना हमने पढ़ाया इस लेसन में, यदि 1 से 5 तक का पाठ हमने पढ़ाया तो वह 1 से 5 तक के पाठ में से सभी में से हमने कुछ न कुछ प्रश्न शामिल किया या नहीं किया, ये इसकी चिंता का कारण होती है। तो यही होता है यहाँ पे चिंता का कारण। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर होगा, शिक्षक इसलिए चिंतित था कि वह संपूर्ण विषय वस्तु को उसमें शामिल किया है या नहीं किया है। अब फ्रेंड्स ये पहले प्रश्न थे, मैं आपको इसके बाद यहाँ पर चलूंगा अब नेक्स्ट प्रश्न बताने की ओर। तो आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 आपके बीच उपस्थित है। आप 2 में देख लीजिए क्या चीज कुछ कहा जा रहा है। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, यानी यहाँ पे हमें शिक्षा शास्त्र पढ़ने हैं, उसमें विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र डिस्कस जो आप करते हैं विवेचक से, अपने विवेक से, उस शिक्षा शास्त्र का क्या दृढ़ विश्वास है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बता दूं कि आप जब भी सीटेट की परीक्षा दे रहे हो ना, तो ऑप्शन को जरूर देखना फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब तक ऑप्शन को नहीं देखोगे तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें सभी सही है और आप किसी को भी जाते हो तुरंत मार दो। लेकिन मैं आपको यहां बताता हूं, अपनी अनुभव बता रहा हूं कि आप जब ऑप्शन की ओर चलेंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन जो है ऐसे ही गलत रहते हैं, तो आप उसको छांट लें। अब हो सकता है कि 2 ऑप्शन आपके दिमाग में यहाँ पे जो सही लग रहा है, अब उसमें से आप एक आध कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली यदि आप चाहोगे ना बहुत जल्दी हम मार दें तो ये अच्छा नहीं होता। आप एकदम दिमाग को खुला रखो और प्रश्न को एकदम बारीकी से पढ़िए, आपके जरूर सही हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या कुछ इसमें कहा जा रहा है। पहले हम प्रश्न को पढ़ ले रहे हैं फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन को बता दे रहे हैं, उसके बाद आप अंतिम तक बने हुए रहिएगा। मैं इसका डिस्कस आपको करूंगा, इस पे क्या होनी चाहिए, मंथन होगा इस पे, इसका महासंग्राम होगा सीडीपी का इसमें। तो आइए देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए। आप खुद ही शिक्षक होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे होंगे, तो क्या आप शिक्षक हैं तो केवल जो क्लास के अंदर की चीजें होती है उसी को आप नेतृत्व करते हो क्या? उससे बाहर की चीजें, उससे बाहर की बातें आप अपने बच्चों के बीच नहीं बोलते हो? बोलनी चाहिए, क्योंकि हमें जब तक इंस्पायरेशन नहीं होगा, ये नहीं कि हम बंधे हुए कितना सीखने चीजें उसको बताएं। जब भी आप बताने लगे फ्रेंड्स तो उसके सभी चीजों को उसमें उसका अवलोकन करें, सभी चीजों के बारे में उसको डिस्कस करें, जिससे क्या होगा कि उसका जो है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यहाँ पे आगे बढ़ेगा। यानी विवेचनात्मक जो शिक्षा शास्त्र है वो उसका मजबूत होगा और वो आगे बढ़ेगा। यानी सारी बातों का समावेश होता है, न कि सिर्फ कक्षा कक्ष का होना चाहिए। यानी यहां यह ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स, केवल कक्षा कक्ष का ही अनुदेश का नेतृत्व आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। ये किसने बोल दिया? देखिए, अगर आप जब ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको वहीं पे गलत पता चलता है। क्या एक शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी देनी चाहिए? क्या आप कोई चीज पूछते हैं तो शिक्षार्थी उस पर दबाव डालते हैं कि तुमको यही बोलना? नहीं, उसको स्वतंत्र रूप से आप छोड़ दीजिए ना, उसको बोलने दीजिए क्या कुछ बोलता है, जिससे आपको उसकी विवेचनात्मक, उसकी सोच के बारे में आपके बीच निकल करके, उसके मित्रों के बीच निकल करके आता है कि वह किस तरह की सोच की प्रवृत्ति का है। तो ये जो है स्वतंत्र नहीं छोड़नी चाहिए, ये तो ऑप्शन आपको इसी तरह से गलत होगा। यानी हमें उसके विवेचन को सोचने के लिए, तर्क को बोलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जो तुम्हें बोलना है तुम बोलो, जिससे हम उसकी पहचान कर पाएंगे, उसकी सामाजिक शक्ति, उसकी बौद्धिक शक्ति, उसकी आकलन, सारे शक्तियों को आप पहचान लेंगे उसकी तर्कना से। तो आइए, ये सेकंड भी आपके क्या हो गए हैं फ्रेंड्स? गलत हो गए हैं। नेक्स्ट है बच्चे स्कूल से बाहर क्यों सीखते हैं? ये अप्रासंगिक है। क्या आपके बच्चे सिर्फ स्कूल में ही जो चीज आप सिखाते हैं वही सीखते हैं? ऐसा होता है क्या? नहीं, बच्चे
चारों तरफ जहां भी देखते हैं वहां से वो कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ न कुछ सीखते हैं और वो उसी चीज को वहां पर विवेचन के रूप में अपने माता के बीच, पिता के बीच, अभिभावक के बीच, शिक्षक के बीच उस चीज को रखते हैं। वो बोलते हैं कल मैंने वहां गया तो उनके घर में जो थी बासी रोटी थी और वो खा रहे थे। अब उसके मन में लग रहा है कि मैं ताजा रोटी खाता हूं, ये बासी रोटी क्यों खाते हैं। ये उसके मन में एक तरसक्ति हुई, वह वहां पे जाकर के सीखता है कि ये बासी रोटी भी इन लोग खाते हैं। आपसे विवेचन करता है। एक डंडा पड़ा हुआ है, कोई डंडा से लड़ाई कर रहे हैं तो वो बोलते हैं डंडा से क्यों लड़ाई कर रहे हैं। ये विवेचन कर रहा होता है कि वो क्या कर रहा है। तो ये सिर्फ क्लास में ही नहीं, सिर्फ वर्ग में ही बच्चे नहीं सीखते हैं, वो वर्ग के बाहर आपके समाज में, आपके घरों में, आपके चारों तरफ के परिवेश में बच्चा सीख रहा होता है। तो ये भी एक गलत आ गया कि बच्चे स्कूल से बाहर क्यों सीखते हैं, यह अप्रासंगिक नहीं, यह प्रशंसा का चीज है कि बच्चे स्कूल के बाहर सीखे और प्रशंसा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, यह भी गलत हो गया है। जो ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, यह एक सही चीज है। कोई भी बच्चा जो यहाँ पे विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो आता है, अगर कोई भी बच्चा जो है वह अपने अनुभव से और प्रत्यक्ष में जो देखता है उससे वह ज्यादा सीखता है। फ्रेंड्स आप जान जाइए, अगर किसी के घर में पूजे पाठ होते हैं तो इसका वहां का भी बच्चा जो है अक्सर आप देखिएगा वो 10 में से 9 बच्चा जो है पूजा पाठ की ओर अग्रसर होता है। अगर वहां वैदिक मंत्रोच्चार होते हैं तो वो वैदिक मंत्रोच्चार करने वाला होता है। अगर कोई मांस भक्षण करने वाला है तो वो पड़ोस के बगल में शराब पीने वाले हैं। तो 10 में से मैं 10 की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन 8 बच्चा जो है उसके परिवेश के अंतर्गत वह शराब पीने वाला भी होता है। यानी वो अपने क्या करता है, अनुभव और प्रत्यक्षण की प्राथमिकता देनी चाहिए। वो बगल में रह के प्रत्यक्ष में देख के क्या करता है, वो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र है और उसके दिमाग जो होते हैं उसी के आधार पर जुड़े हुए रहते हैं, जिसका आप आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्य जो फंडा आ गया वह आ गया शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। किसके अंतर्गत महत्वपूर्ण होते हैं, तो अब विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र में यह विश्वास किया गया है, जो डिस्कस थ्रो जो मेथड्स हैं पढ़ाई के, उसमें विश्वास किया गया है कि विद्यार्थी जो है सबसे अधिक किस तरह से वो सीखता है। तो अनुभव और प्रत्यक्ष को इसमें महत्वपूर्ण दिया गया है। फीलिंग और डायरेक्ट मेथड्स जो होते हैं उसकी महत्वता दी गई है इसमें, किसमें, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र में। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने यहाँ पे चारों ऑप्शन को डील किया। फिर मैं अभी आपसे चलूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप इस तरह से अपने नोट्स बना लेंगे। तो आइए चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आइए फ्रेंड्स तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। फ्रेंड्स तो आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप अपने विद्यालय में बच्चों का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग आकलन जो होते हैं विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो वो आकलन जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ये आपसे इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आकलन बहुत ही किफायती और मितव्ययी होना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स, आकलन जो है वो क्या है कि बहुत ही किफायती और मितव्ययी नहीं होना चाहिए, बल्कि आकलन जो है उसको चारों तरफ से, सभी प्रक्रिया से, सभी दौर से गुजार करके उसके आकलन को करना चाहिए, जो कि एक सरल प्रक्रिया होनी चाहिए और उसको समझ करके करना हमें चाहिए। तो ये किफायती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को जानते हैं। फ्रेंड्स आप यहां पे बताइए, आप अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं और आप जो है एग्जाम लेने किसी दूसरे के विद्यालय में जा रहे हैं। अब आप बताएंगे यहाँ पे कि आपने तो वहां पे एग्जाम लिया बच्चे चोरी से या किसी से नकल करके या किसी भी तरह करके आप मार्क्स ले लाए, बच्चों को मार्क्स आपने दे दिया। क्या आप उन बच्चों से परिचित हो पाते हैं, वो कॉपी को देख करके, उस आकलन को देख करके, उसके बारे में वो 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट का समय आपको उस बच्चा के लिए मिला है, क्या उस बच्चा को आप बहुत अच्छी तरह से जान पाते हैं, या आप उस बच्चा को अच्छी तरह से जानते हैं जहां आपने सालों भर बच्चा को पढ़ाया है। तो उस बच्चा को, जिसको आपने सालों भर पढ़ाया है, उस बच्चा को आप अच्छी तरह से जानते हैं, या कहीं बाहर परीक्षा लेने गए हैं तो वो 10 मिनट में जो बच्चा को, क्या आपने किसको अच्छा से जानते हैं। तो विद्यालय का यही सिद्धांत काम करता है। यहाँ पे देखिए कि बाह्य परीक्षक जो एक्सटर्नल जो आते हैं, बाहर से जो आते हैं, उसकी अपेक्षा, जो एक्सटर्नल आए उसकी अपेक्षा
शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को जानते हैं। वहां पे अगर आपने 10 मार्क्स उस बच्चा को दे दिया, मैं अगर वहां का शिक्षक हूं तो मैं जानता हूं कि वह बच्चा जो है 50 मार्क्स के लायक था या वह बच्चा जो है 5 मार्क्स के लायक था। आपसे ज्यादा मैं जानता हूं, क्योंकि मैं वहां का शिक्षक हूं और मैं उस बच्चा के साथ सालों भर वहां पर उसको हैंडल किया हूं। तो इस तरह से ये एक सही चीज है कि वाह्य परीक्षक की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बहुत हद तक जानते हैं। ये अभी एक सही ऑप्शन आ रहा है, आगे और भी देखेंगे। अगला ऑप्शन है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिलना चाहिए। क्या यही आकलन का उद्देश्य होना चाहिए? आपको ऐसा लग रहा है कि ये आकलन का उद्देश्य है, तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं आपको जब अपने दिल से आप पढ़ा रहे होंगे तो ये आपको लगेगा कि नहीं ये ऑप्शन गलत है और आप बहुत सही करने लगेंगे। तो ऑप्शन को पढ़िए, बकाइए नहीं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे काम देना चाहते हैं, चाहे वो लिखे न लिखे, पढ़े न पढ़े, यही हमारा जो है आकलन का उद्देश्य है। क्या ये सही है? नहीं, किसी भी कीमत पर आपको अच्छे अंक नहीं देना चाहिए। जिसको आप जांचे परखें, उसके अनुभव को देख ले, तब अच्छे अंक होना चाहिए। ये एक ऑप्शन गलत हो गया फ्रेंड्स। आगे देखिए, विद्यालय वाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है। ये बात भी सही है फ्रेंड्स, लेकिन क्या आप बताओ कि क्या आप अपने बच्चों का एग्जाम अपने यहां ही लोगे? ऐसा होता है क्या कि अपने बच्चों का एग्जाम आप अपने यहां ही लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा? मैं इस बात को जानता हूं कि वाह्य परीक्षक की अपेक्षा में ज्यादा सक्षम है, लेकिन एग्जाम आप अपने नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है कि वाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज्यादा सक्षम है, मतलब हम अपने क्लास में लिए ज्यादा अच्छा है। ये सही बात नहीं है। तो आपने यहां पे देखा कि 4 में आपका 3 ऑप्शन सही हो गया और 1 ऑप्शन आपका सही होता है। इसी तरह से जब भी आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोगी का प्रश्न हो, सीडीपी उसको हम लोग कहते हैं, बाल विकास शिक्षा शास्त्र का प्रश्न पत्र हो, तो आप रट करके फ्रेंड्स इसको पास नहीं कर सकते हैं। रट्टा मार करके अच्छा नंबर कभी भी आप नहीं ला सकते हैं। आप खुले दिमाग को रख करके उसके चारों ऑप्शन को पढ़िए और आप अपने दिल से बैठाइए कि क्या इसमें सच्चाई आ रही है और उसको टिक कीजिए। आप एकदम अच्छे मार्क्स लाइएगा। नहीं तो होता क्या है कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो होता है सबसे जो यहाँ पे है वो खराब विषय माना जाता है और सबसे भारी भी लोगों को लगता है। जज ही नहीं करते, डायरेक्ट आंसर मारते हैं। तो पढ़िए, दिल से पढ़िए और उसके बाद समझिए कि क्या आपका सही होने जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अब हम यहाँ पे देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसको आप देख लेंगे कि क्या होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें जो है यहाँ पे वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के उपस्थित हूँगा। यह आपका जो है पार्ट 1 है, मैं इसके बाद पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँगा जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 से चलेंगे। तो फ्रेंड्स आप समय आपको देने पड़ेंगे, आप जितना ही समय देंगे आपको उतना ही अच्छा यहाँ पे बताया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने यहाँ पे आपको बताया, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद, जय भारत।